हेलो फ्रेंड्स। आज हम न्यायपालिका का जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे और पंचायती राज को पढ़ेंगे, पंचायती राज के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका में हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन बचा हुआ था, इसको हमने देख लिया था। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है और इसके नकारात्मक पक्ष भी देख लिए थे। आज हम इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्वलोकन से क्या क्या सकारात्मक पक्ष देखने को मिलते हैं। भारत में न्यायिक चेतना का स्तर कम है। ऐसे में ये संभावना होती है कि कार्यपालिका या विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। न्यायिक पुनर्वलोकन ने ऐसे दुरुपयोग की संभावना को रोकने का काम किया है। कहने का तात्पर्य ये कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन से जो कार्यपालिका की तानाशाही है उसको कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है, न्यायिक पुनर्वलोकन के द्वारा न्यायपालिका ने संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न कानूनों का समाज के वंचित वर्ग या शोषित वर्ग को न्याय दिलाने के संदर्भ में व्याख्यायित किया है। इस प्रकार भारतीय सामाजिक न्याय के दर्शन को वास्तविक रूप प्रदान करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही। न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता, है ना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को स्थापित करने में न्यायपालिका की भूमिका को स्थापित करने में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना? न्यायिक पुनर्वलोकन के निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति लोकतंत्र में जनता के हितों को संरक्षित करने के लिए न्यायपालिका के पास एक महत्वपूर्ण यंत्र है। न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि वो विधायिका और कार्यपालिका की गरिमा का सम्मान करते हुए मात्र विधिक और संवैधानिक वाद के संदर्भ में इसका प्रयोग करें, जिससे शक्ति पृथक्करण सुनिश्चित हो सके और संस्थाओं के मध्य संतुलन बना रहे। न्यायिक पुनर्वलोकन मैंने आपको जैसे नकारात्मक इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष बताया था कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कैसे करता है? क्योंकि कार्यपालिका का कार्य, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये शासन के तीन अंग है ना, लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंग है। इनके मध्य समन्वय और सामंजस्य बना रहना चाहिए, है ना। कार्यपालिका का कार्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है, विधायिका का कार्य विधेयक को तैयार करना है, विधि को बनाना होता है, न्यायपालिका का कार्य लोगों को लोगों को न्याय प्रदान करना होता है। परंतु न्यायिक पुनर्वलोकन से क्या होता है, कभी कभी जो न्यायपालिका है विधायिका और कार्यपालिका के जो अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। तो इससे बचते हुए अगर कार्य किया जाएगा तो ये व्यापक जनहित में साबित होगा। ठीक है, तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन हमारा हो गया। अब हमारा जो न्यायपालिका में अंतिम टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, जो न्यायिक सक्रियता कहलाता है, जुडिशली एक्टिविज्म में से हम कहते हैं। क्या होता है न्यायिक सक्रियता? अपने कर्तव्य, न्यायपालिका अपने कर्तव्यों के संदर्भ में सक्रियता दिखाए। कहने का तात्पर्य है कि जो अपने जो अपने मामले हैं, वाद है ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि न्यायपालिका के समय समक्ष कितने केस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और जो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में संख्या इनकी काफी ज्यादा है। तो लंबित मामलों को निपटारे के लिए अगर ये प्रयास करती है तो न्यायिक सक्रियता कहलाएगा, है ना। स्वतः संज्ञान और जनहित याचिका, है ना, स्वतः संज्ञान ले लेता है कभी कभी। और जनहित याचिका जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बुलडोजर एक्शन, है ना, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर एक्शन और बहुत सारी जनहित याचिकाएं लगाई जाती है संदर्भों में, तो ये भी न्यायिक सक्रियता का एक भाग माना जाता है। जनहित याचिका एसपी गुप्ता के जो 1982 में आया था, इससे प्रारंभ किया गया था। कार्यपालिका और विधायिका के संदर्भ में हस्तक्षेप करना ये भी न्यायिक सक्रियता कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखने की बात है कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता के मध्य एक छोटा सा अंतर होता है। सक्रियता और अति सक्रियता के मध्य एक छोटा सा अंतर होता है, उसको हमें पाटने की जरूरत है। मतलब न्यायिक सक्रियता में आप अगर सकारात्मक संदर्भों में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये आपके लिए मतलब ये ठीक माना जाता है। सकारात्मक संदर्भ में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो ये सही माना जाता है। परंतु आप ऐसी ऐसी स्थितियों में दखल कर रहे हो जिससे न्यायपालिका मतलब जिससे कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को बाधित माना जाए तो उसे न्यायिक अतिसक्रियता कहा जाएगा। ठीक है?
न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित याचिकाओं और न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना। भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रावधान का वर्णन नहीं किया गया है। यह भी धारणा न्यायपालिका द्वारा स्वप्रेरित है। न्यायिक सक्रियता के भारत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं ना। न्यायिक सक्रियता के भारत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव जैसे देखे जा सकते हैं कि लोगों के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है, और जो गरीब तबकों को अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर उसको ऐसी विधि बना दी है जो जो गरीब लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करके ऐसी विधियों को प्रतिबंधित कर देता है। ये सकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव कैसे देखा जा सकता है न्यायिक सक्रियता? नकारात्मक प्रभाव इस तरह से देखा जा सकता है कि कभी कभी जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका नल एंड वॉइड मतलब निष्क्रिय घोषित कर देती है, अवैध घोषित कर देती है, जबकि वो ऐसे वर्ग को मतलब ऐसे वर्ग को फायदा पहुंचाते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, तो वहाँ पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो आधुनिक जो न्यायपालिका अपने निर्णय देती है वो आधुनिकता के संदर्भ में देती है कि सामाजिक चेतना का स्तर काफी निम्न होता है, सामाजिक चेतना धीरे धीरे जागृत होती है। तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो सामाजिक चेतना के चेतना से युक्त होकर कार्य करते हैं ना, जबकि न्यायपालिका आधुनिकता से जुड़ी रहती है। जैसे 377 का जो समलैंगिकता का मुद्दा है वो दोनों संदर्भों में सही माना जाता है। न्यायपालिका कहती है कि समलैंगिकता सही है क्योंकि वो पक्ष में अवधारणा और आधुनिकता के सिद्धांतों को देखकर देती है, जबकि भारतीय जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको देखकर कार्यपालिका या विधायिका इस तरह के कानूनों को बैन करती है, रोकती है। 377 जो है समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में मानती है। तो इस तरह से टकराव होता है, दोनों अपनी जगह सही होते हैं, परंतु जो व्यापक जनहित में कार्य करता है वो कार्यपालिका विधायिका करता है ना, जबकि न्यायपालिका का कार्य न्याय प्रदान करना है, ना कि कानूनों का निर्माण करना है। तो यहाँ पे एक नकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिलता है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज का ऐसा वर्ग जो अशिक्षित है और जिसमें अपने अधिकारों को लेकर चेतना नहीं है, उन्हें न्याय उपलब्ध कराया जा सके। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका ने सरकार की विभिन्न नीतियों और प्रशासन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई, कार्यपालिका अपने कर्तव्य निष्पादन के लिए बाध्य हुई। अंततः ये कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया है, वो भी ऐसे समय जब राजनीतिक भ्रष्टाचार और सिद्धांत तथा मूल्य विहीन राजनीति के कारण संस्थाओं पर विश्वास कम हुआ है। न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र में जन विश्वास को स्थापित की। तो न्यायिक सक्रियता का पूरा मुद्दा था। मैंने इसके आगे भी एक चीज बता दी है कि न्यायिक अति सक्रियता क्या होती है। न्यायिक अति सक्रियता क्या होती है? यद्यपि न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक सक्रियता निश्चित रूप से शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जो शक्ति के पृथक्करण है उसका उल्लंघन है। प्रत्येक मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का परिणाम ये हुआ है कि एक और विधायिका अपने कर्तव्य से विमुख हुई तो कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद में वृद्धि हुई। ना, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपको पता होगा, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में उपबंध करता है ना, तो इसका भी उल्लंघन माना जाता है। चूंकि न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं और न ही उसकी जवाबदेहिता जनता के प्रति, तो ऐसे में न्यायिक निर्णयों को लागू करने में कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व से विमुख होने का प्रयास करती है। अंततः इसका परिणाम नीति क्रियान्वयन के विलंब के रूप में देखा जाता है। कभी कभी जो है न्यायपालिका बोल देती है कि आपको ऐसा करना है, परंतु कार्यपालिका ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो कार्यपालिका है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है ना, जनता के प्रति उत्तरदायी। और जो न्यायपालिका न्यायपालिका जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि न्यायपालिका के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना है। ठीक? इसलिए यहाँ पे एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखेंगे पंचायती राज के बारे में, है ना। पंचायती राज संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे आज।
पंचायती राज संस्थाओं का गठन अगर हम देखें प्राचीन काल में, प्राचीन समय में चोल वंश के अंतर्गत हमें ऐसी संस्थाओं को देखने को मिलती है। उत्तर मेरू अभिलेख है, उत्तर मेरू अभिलेख है ना, उत्तर मेरू अभिलेख में तो स्थानीय स्वशासन के बारे में हमें जानकारी है ना, कि वहाँ पे स्थानीय स्वशासन लोगों को ऐसे अधिकार दिए गए थे कि वो अपने नियम कानून बना सके, स्थानीय स्वशासन ना, तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वहाँ पे चलन था। कहाँ पे था ये? चोल शासन के अंतर्गत उत्तर मेरू अभिलेख से हमें पता चलता है। तो ये प्राचीन भारत की बात है। ठीक है, अगर हम इसके आगे देखते हैं तो आगे अगर हम देखेंगे तो आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, आधुनिक भारत के संदर्भ में लॉर्ड मेयो ने 1870 में स्थानीय स्वशासन को बल प्रदान किया। आगे चलकर 1880 के दशक में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जिला बोर्ड और तालुका बोर्डों का गठन किया गया। जिला बोर्ड तथा तालुका बोर्ड का गठन किया गया था। किसका? तालुका बोर्ड का गठन किया गया था। तालुका बोर्ड का गठन किया है। इसी संदर्भ में जो लॉर्ड रिपन है उसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा। आगे चलकर अगर देखा जाए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन विषय को प्रांतीय विषयों के अंतर्गत रखा गया है ना। स्थानीय स्वशासन का जो विषय था ना, 3 तरह की वहाँ पे सूची प्रदान की गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची थी उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का विषय शामिल किया गया था। राज्यों को इसके तहत मतलब नियम कानून बनाने की शक्तियां प्रदान की गई थी। आगे चलकर जब भारत में संविधान का निर्माण होता है तो भारत के संविधान के भाग 4 है ना, भाग 4 या अनुच्छेद 40 है ना, 40 में पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया जाता है। इसके पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया जाता है। और ये पंचायतों का गठन जो भारतीय संविधान के 40 में वर्णित है, ये गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। महात्मा गांधी के जो विचार थे पंचायतों के संदर्भ में गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित, आगे प्रेरित है। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद आगे इस तरह से बातें चलने लगती है, परंतु एक मेजर स्टेप आता है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, ये समिति का जो प्रमुख कार्य था वो पंचायतों के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं देना प्रदान नहीं करना था, परंतु इन्होंने फिर भी पंचायतों के बारे में बहुत सारे उपबंध भारतीय सरकार को बताए है ना। और अगर वास्तविक रूप से माना जाए तो पंचायतों के जो संवैधानिक प्रावधानों के स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। इन्होंने तीन स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही है ना। ग्राम स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर पर इन्होंने पंचायत के गठन की बात कही। ठीक, आगे चलकर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। अशोक मेहता समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। ये पंचायतों के संबंध में दो स्तर की पंचायतों के गठन के बारे में बताते, 2 स्तर के बारे में बताते। फिर आती है हमारी जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, जीवी के राव समिति, ये भी पंचायतों के बारे में संबंधित है। आगे चलकर आती है लक्ष्मीमल मल लक्ष्मीमल सिंघवी समिति,
एलएम सिंघवी समिति कहते हैं, एलएम सिंघवी समिति कहते हैं इसको। और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर दी गई थी? तो वो है एलएम सिंघवी समिति के आधार पर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, है ना। और 73वां संविधान संशोधन इसके तहत लाया गया, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसके पहले एक और प्रयास किया गया था 64वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत। 64वें संविधान संशोधन के तहत भी पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की बात कही थी, परंतु वो सफल नहीं हो पाया था। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो संवैधानिक मान्यता प्रदान की और अनुच्छेद 243 ए से ओ तक इसमें जोड़े गए, है ना। नगर पालिकाओं के बारे में आगे बताऊंगा, अभी हम पंचायतों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पंचायतों का निर्माण किया जाता है। पंचायतों के तहत 243 ए का अगर देखें, 243 ए, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, प्रमुख प्रमुख आर्टिकल में बता देता हूँ। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 243 243 ई, है ना, जो स्थानों का आरक्षण, है ना, डिलिमिटेशन स्थानों का आरक्षण, ठीक। 243 आई, है ना। 243 के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन है ना? राज्य वित्त आयोग के बारे में बन, ठीक है। 243 एच को अगर देखें तो पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले कर के बारे में है, कर अधिरोपण के बारे में, कर अधिरोपण के, कर अधिरोपण के बारे में वर्णित है, ठीक। आगे अगर हम देखें तो 243 की पंचायतों में राज्य चुनाव आयोग, है ना, राज्य चुनाव आयोग के बारे में वर्णन करता है, राज्य चुनाव आयोग के बारे में वर्णन करता है। तो ये प्रमुख प्रमुख आर्टिकल है जो पंचायतों के संदर्भ में। इसमें मैं ये बता दूं कि दो तरह के प्रावधान किए, एक तो होते ऐच्छिक प्रावधान, है ना, और एक होते अनिवार्य प्रावधान। ऐच्छिक प्रावधान ऐसे होते हैं जिनको राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं होता है, जबकि अनिवार्य प्रावधान राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करना आवश्यक होता है। जैसे कितने स्तर पर कितने स्तर पर पंचायतों का गठन होगा, ये ऐच्छिक प्रावधान है। जबकि जो महिलाओं को आरक्षण है, 1/3 आरक्षण, ये कंपलसरी प्रावधान के अंतर्गत आता है ना। आर्थिक संविधान में जो पंचायतों के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रावधान किया गया है। ये एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि 1/3 आरक्षण कम से कम प्रदान किया गया है। अब राज्य सरकारें चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, परंतु 1/3 तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हम कर। पंचायतों को मैंने, जैसे कि हम देखते हैं कि पंचायतों के बहुत सारे कार्य होते हैं। ये पंचायत की फंक्शनिंग, पंचायतों के अगर कार्य देखें, पंचायत के अगर कार्यों को देखें, सबसे पहले आता है स्थानीय स्तर पर सुशासन को प्रदान करना, स्तर पर सुशासन, है ना। सुशासन ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसका प्रमुख कार्य है, जो निचले तबके के लोगों को शासन में भागीदार करने के लिए पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दूसरा आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार
कि नीतियों के क्रियान्वयन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीतियों के क्रियान्वयन में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आता है जो ग्रामीण स्तर पर जन समस्याओं के समाधान में ग्रामीण स्तर पर जन समस्याओं के समाधान में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन समस्याओं के समाधान में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य। पंचायतों की चुनौतियों को हम देखें, 4 तरह की इसमें चुनौतियां दिखती हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अगर चुनौतियों को देखें तो ये 4 तरह से देखी जा सकती है। जैसे देखी जा सकती है, सबसे पहले संगठनात्मक स्तर पर, है ना, संगठन के स्तर पर। दूसरा प्रशासन के स्तर पर, है ना, प्रशासन के स्तर पर। चौथा सामाजिक स्तर पर, तीसरा सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक संगठन में। इसके संगठन में काफी चैलेंजेस है इनके गठन में, या जो जहाँ पे जैसे पेशा एक्ट है जनजाति को संबंध में, पेशा एक्ट 1996 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में लाया गया था। पेशा एक्ट विभिन्न राज्यों में भी इम्प्लीमेंट है, तो जनजाति के संरक्षण में इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजातियों की जनसंख्या दी है, तो वहाँ से किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना, ये एक चुनौती बनी रहती है। प्रशासनिक स्तर पर आपने एक मूवी देखी होगी, कि पंचायत वेब सीरीज ना, पंचायत वेब सीरीज, जहाँ पे सचिव, पंचायत का जो सचिव होता है किस तरीके से अपनी समस्याओं से ग्रसित रहता है, तथा जो शासन के द्वारा विभिन्न कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य चैलेंज रहता है, या सरपंच से उनका जो वाद संवाद होता है किस तरीके से होता है, आपको पंचायत वेब सीरीज में आपने आसानी से उनको देखा होगा और परखा होगा। परंतु अगर मैं विस्तृत रूप में देखूँ तो प्रशासनिक चैलेंजेस भी काफी होते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास जो शासकीय अधिकारी होता है वो कम होता है, और उसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होता है, तो वो भी एक चैलेंज बना रहता है। सामाजिक स्तर पर अगर चुनौती देखी जाए तो यहाँ पे जो है ना, पितृ तंत्रात्मक सत्ता को देखा जा सकता है ना। भले ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान कर दिया गया हो, परंतु फिर भी जो सरपंच पति की भूमिका निभाई जाती है, सरपंच पति की भूमिका निभाई जाती है ना। जो महिला अगर कोई सरपंच है तो उसके कार्यों को भी उसके पति के द्वारा निर्वहन किया जाता है। मतलब सामाजिक रूप से चेतना कम है, लोग महिलाओं को आगे 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 नहीं आने दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक स्तर पर भी देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पर भी अनेक चुनौतियां हैं। कहीं किसी किसी राज्यों में जो पंचायत होते हैं वो दलों के द्वारा भी लड़ा जाता है ना, क्योंकि ये ऐच्छिक प्रावधान है, तो वहाँ पे दलों के माध्यम से चुनाव लड़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या भाई भतीजावाद और इस तरह के चैलेंज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पंचायती राज से संबंधित अनेक चुनौतियां हैं। इनके समाधान को अगर हम देखें ना, समाधान को अगर अब देखा जाए तो पंचायती राज के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो शिक्षा के माध्यम से प्रसार, है ना, शिक्षा के माध्यम से प्रसार, सामाजिक चेतना के माध्यम से प्रसार, है ना, मतलब रूढ़िवादी तत्वों को हतोत्साहित किया जा रहा है ना, रूढ़िवादी तत्वों को हतोत्साहित किया जा रहा है ना, और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। तो जो प्रत्यक्ष भागीदारी है लोगों की वो बढ़ाई जा रही है, प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाई जा रही है। ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है, ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जा रहा है। अब है ना,
जो पंचायतों में भी पंचायतों के कार्य को भी कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इससे क्या होगा, सरपंच के द्वारा अवैध तरीके से धन के हस्तांतरण या किसी तरह के घोटाले से संबंधित जो घटनाएं हैं, जिसे हम व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कह सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने में मदद प्राप्त होगी। तो इन सब के माध्यम से हम पंचायतों को सशक्त और सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पंचायतों के बारे में ही देखा, नगर पालिकाओं के बारे में अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए